Hello everyone and welcome back to my playlist of pathology और today we are going to talk about etiology of cancer. चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं रॉबिन्स पैथोलॉजी, मीडियम रॉबिन्स से नियोप्लेजिया चैप्टर है और इस चैप्टर की आज लास्ट वीडियो होने वाली है. इसमें हम कुछ etiology की बात करेंगे एंड ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट स्टफ अबाउट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कार्सिनोजेनेसिस. सो etiology का बेसिकली मतलब होता है कॉज. ETO पैथोजेनेसिस यानी पैथोजेनेसिस की कॉज, etiology मतलब कॉज ऑफ द कैंसर. और इस हेडिंग में व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज द कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, यानी वो कौन से एजेंट्स हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है. सो बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज द केमिकल कार्सिनोजन, द अदर वन इज द रेडिएंट एनर्जी या रेडिएशन कार्सिनोजेंस एंड देन द अदर वन इज द माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स. तो ये 3 कैटेगरीज हमको डिस्कस करनी है कि कौन कौन से केमिकल्स हैं विच यू शुड नो कैन कॉज कैंसर. रेडिएशंस के बारे में थोड़ी बात करेंगे और फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं जो कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है. केमिकल्स एंड रेडिएंट एनर्जी आर डॉक्यूमेंटेड कॉजेज ऑफ कैंसर्स इन ह्यूमंस एंड ऑन्कोजेनिक वायरसेस. ऑन्कोजेनिक वायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस जो कैंसर कर सकता है. एक्चुअली देयर इज वन ऑन्कोजेनिक बैक्टीरिया एज वेल. इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आज ही की वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट केमिकल कार्सिनोजेंस. ठीक है. सो दिस इज द नंबर 1 etiology, नंबर 1 कॉज विच कैन कॉज कैंसर. क्योंकि देखें वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड जिसमें कैंसर डे बाय डे कॉमन होता जा रहा है, इसका इंसिडेंस प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है. सो वी शुड नो के व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉजेज. नाउ मोर देन 200 years ago the London surgeon Sir Percival Pott correctly attributed scrotal cancer in chimney sweeps to chronic exposure of the soot. So I mean it's a very old, a couple of centuries ago there was some surgeon who actually linked a cancer, scrotal skin cancer to some occupation. chimney sweeps में जो सूट है उससे अगर chronic exposure है so he actually associated. देखा उन्होंने ये था कि यहाँ जो workers हैं इस chimney सूट में exposed हैं उन chronic exposure की वजह से उनमें scrotal cancer की frequency ज़्यादा थी. So he tried to kind of correlate the occupational exposure with the outcome which was the cancer. On the basis of this observation the Danish Chimney Sweeps Guild ruled that its member must bath daily. इस पे फिर उन्होंने कहा था कि भाई आप रोज जाएं नहाएं ताकि वो केमिकल स्किन पे ना पड़ा रहे. नो पब्लिक हेल्थ मेजर सिंस दैट टाइम हैज अचीव्ड सो मच in the control of from a cancer. Subsequently hundreds of chemicals have been shown to be carcinogenic in animals. So this is the point, there are many chemicals which can cause actually cancer. Most of them are actually tested in animal studies. अब कुछ हम मेजर जो केमिकल्स हैं उनकी बात करेंगे. सो फॉर एग्जांपल दिस टेबल नाइसली समराइजेस द केमिकल्स दैट कैन कॉज कैंसर. सम ऑफ देम आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस. डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेन का मतलब होता है दे रिक्वायर नो मेटाबॉलिक कन्वर्जन टू बिकम अ कार्सिनोजेनिक एजेंट. यानी अगर ये मॉलिक्यूल ए है तो ये मॉलिक्यूल ए इटसेल्फ डायरेक्टली कार्सिनोजेनिक है. इनकी एग्जांपल्स में हैं बीटा प्रोपियोलेक्टिन, डाइमिथाइल सल्फेट, diapoxybutane and some of the anti-cancer drugs such as cyclophosphamide, chlorambucil. ना आप हैरान हो रहे होंगे ये सुन के कि भाई ये क्या बात कर रहे हो यार, ये तो कैंसर को खत्म करने के लिए ड्रग्स यूज होती हैं तो इनका भी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है. देख लें जनाब, ऐसे ही होता है. Now these direct acting agents typically are weak carcinogens but are important because some of them are cancer chemotherapy drugs such as जो ये मैंने यहाँ पे ड्रग्स के नाम लिए हैं used in the regime that may cure certain types of cancer. यानी ये जो है इनमें से कई सारे are actually used for as a treatment for Hodgkin lymphoma but they can also subsequently cause some other type of cancer such as leukemia. So किसी कैंसर से बचा रहे हैं, कोई कैंसर कर रहे हैं, यार क्या बात है, तो डबल एज स्वॉर्ड है. Now this situation is even more tragic when the initial use of such agent has been for non-neoplastic disorder such as rheumatoid arthritis. अब इनमें से कई सारी जो ड्रग्स हैं they are also used for rheumatoid arthritis. तो rheumatoid arthritis में जब ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि they have carcinogenic ability as well. They are direct acting carcinogens. So इनका associated risk है to cause cancer. Okay? तो these are the direct acting carcinogen which can directly cause cancer. They are also known as alkylating agents. ये सारे वाले. ठीक है.
There are also another category which are called acetyling agents. They also come under the umbrella of the direct acting carcinogens. उसकी examples अलग तरह के chemicals हैं. Then we have indirect acting agents, और इनकी जो indirect acting इनका नाम रखा गया उसकी वजह ये है because they are not themselves carcinogen, लेकिन अगर metabolic conversion हो जाए to some other compound, यानी ये compound है suppose compound A, ये खुद कैंसर नहीं कर सकता, लेकिन metabolism होने के बाद अब ये बन चुका है say for example इस तरह का एक कंपाउंड. नाउ दिस हैज द कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी. तो अगर कोई डेरिवेटिव मेटाबोलाइट कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी रखता हो तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन. सम ऑफ द मोस्ट पोटेंट इनडायरेक्ट केमिकल कार्सिनोजेंस आर पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स दैट आर क्रिएटेड विद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, plant and animal materials. For example, benzopyrene and other carcinogens formed during combustion of tobacco are implicated in the causation of lung cancer. And in olden days, benzopyrene created during the burning of coal was likely responsible for high incidence of scrotal cancer. So the tobacco products को अगर burn कर रहे हैं, so it is producing a carcinogen which is called benzoapyrene. इसी तरह benzarthracene, this is also a very very important carcinogenic agent. Polycyclic hydrocarbons also may be produced from animal fats during the process of broiling meats and are present in smoked meat and fish. In the body, benzopyrene is metabolized to epoxides which form covalent adducts with molecules in the cell, principally the DNA molecule but also with the RNA molecule. यानी ये जो बेंजोपायरीन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये itself directly खुद कार्सिनोजन नहीं है, ये एक मेटाबोलाइट बनाता है, और वो जो मेटाबोलाइट जो कि एपोक्साइड कहलाता है, it then causes adduction in the DNA and the RNA strands. The aromatic amines and azo-dyes constitute another class of indirect acting carcinogen. Before its carcinogenicity was recognized, beta-naphthylamine was responsible for 50-fold increase in the incidence of bladder cancer in those who were workers who were heavily exposed with the aniline dye in the rubber industries. So आप देख रहे हैं किस तरह industrial exposure particular chemical का कोई cancer करवा रहा है. Because indirect acting carcinogen required metabolic activation for their conversion to DNA damaging agents, much interest is focused on the enzymatic pathways which are involved in their metabolic processes, and these are usually mediated by cytochrome P40 system. The genes that encode these enzymes are polymorphic and enzyme activity varies among individuals. It is widely believed that susceptibility to chemical carcinogenesis depend at least in part on the specific allelic form of the enzyme. बात ये है कि मुझ में भी ये cytochrome P40 सिस्टम ज़ाहिर एक प्रोटीन है जो कि बनती है, आप में भी बनती है, सब में बनती है. इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है it is it has polymorphism, it demonstrate polymorphism. यानी ये पूरी पॉपुलेशन में किसी में कैसी एक्सप्रेशन होगी, किसी में कैसी एक्सप्रेशन होगी, मुझ में अलग होगी, आप में अलग होगी, जिसका सिंपल जबान में मतलब ये है कि मेरी इन केमिकल्स को हैंडल करने की कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है आपकी कैपेसिटी से. सो मुझ में जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, आप में जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे उनका रेट डिफरेंट होगा, इसलिए हमारी कैंसर ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट होगी. ठीक है, देयरफॉर इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर टू असेस द कैंसर रिस्क इन अ गिवन इंडिविजुअल बाय जेनेटिक एनालिसिस ऑफ दीज एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स if they are high metabolizers of, for example, benzopyrene, then more and more epoxides will be produced, and if more and more epoxides are produced, there are more chances of getting cancer, this sort of thing. Okay, a few other agents merit brief mention. Aflatoxin B1 is of interest because it is naturally occurring agent produced by some of the aspergillus, a mold that grows improperly stored grains and nuts. अगर बहुत अरसे से grains और nuts रखे हुए हैं और उस पर ये particular fungus grow करता है, it can produce aflatoxin which can be carcinogenic. A strong correlation has been found between dietary level of this food contaminant, which is aspergillus, and incidence of hepatocellular carcinoma. So जो लोग बहुत पुरानी रखी हुई घर में दालें यूज कर रहे हैं और उन पर फंगस भी है बट फिर भी यूज कर रहे हैं, so they are prone to getting hepatocellular carcinoma. Okay, additionally, vinyl chloride, arsenic, nickel,
chromium, insecticides, fungicides, polychlorinated biphenyls are potential carcinogens in the workplace and also in the houses. Finally, nitrites, which is used as food preservatives. इसीलिए कहते हैं fresh fruit or fresh foods use करने चाहिए rather than canned foods. So that can be a problem. The nitrosamines thus formed are suspected to cause cancers. They are carcinogenic. So obviously it's a long list. It's a long table. You can go through the table, read them, and these are all carcinogenic. But अब ये सारे कार्सिनोजेनेसिस करते कैसे हैं? अल्टीमेटली दे जो भी केमिकल बनता है, चाहे वो डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन हो या इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन हो, अल्टीमेटली वो डीएनए डैमेज करेगा. So because malignant transformation results from mutation, it should come as no surprise that most chemical carcinogens are mutagenic. यानी जो carcinogens हैं, they ultimately cause changes in genetic sequences, mutations करेंगे, जिसकी वजह से कैंसर होगा. Indeed, all direct and ultimate carcinogens contain highly reactive electrophile groups that form chemical adducts with the DNA. So they actually react with the DNA sequences as well as with the RNAs and the proteins too. Any gene may be the target of chemical carcinogen, but understandably it is the mutation of important genes which leads to cancer formation. Such as, अगर ये chemical carcinogen P53 में mutation करेंगे, so it's a tumor suppressor gene, then cancer can happen. You getting my point? Indeed, special chemical carcinogens such as aflatoxin B, they produce characteristic mutation in P53 gene. और अगर P53 में mutation होगी, it's a tumor suppressor gene, it's the guardian of the cell. If this is mutated, then I mean कौन रोकेगा कैंसर होने से? Carcinogenicity of some chemicals is augmented by subsequent administration of promoters such as phorbol esters, hormones, which are by themselves non-tumorigenic. To be effective, repeated or sustained exposure to the promoter must follow the application of a mutagenic chemical or initiator. ये बात यहाँ पे ये हो रही है कि सपोज ये नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस है, सो फर्स्ट इस पे जो हिट होगी वो होगी एक म्यूटेटर की, या इस म्यूटेटर को हम नाम देते हैं इनिशिएटर. यानी ये म्यूटेशन को इनिशिएट करेगा और फिर वो म्यूटेशन प्रोमोट की जाएगी. सो नेक्स्ट केमिकल को हम क्या नाम देते हैं? प्रोमोटर. तो ये हम एनिमल स्टडीज में भी ये मॉडल यूज करते हैं एक्चुअली. सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास माइस हैं और इन माइस में मुझे कैंसर इंड्यूस करना है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ट्रीट द माइस विद अ केमिकल, से फॉर एग्जांपल DMBA, which is a mutagen, which is an initiator. एक दफा ये डाल देते हैं, म्यूटेशन हो जाती है, फिर मैं इस माइस को ट्रीट करता रहता हूँ एक प्रोमोटर से, फॉर एग्जांपल जिसका नाम है TPA, और ये मैं रेपिटेड एक्सपोजर करता हूँ. सो हर 2 दिन के बाद इसको TPM इस माइस को देंगे. सो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम दीज माइस विल डेवलप ट्यूमर्स. ओके, सो दैट इज द सॉर्ट ऑफ स्टोरी कि व्हाट इज इनिशिएटर एंड देन व्हाट इज अ प्रोमोटर. ठीक हो गया. नाउ सिंस प्रोमोटर्स आर नॉट म्यूटाजेनिक, हाउ डू दे कॉन्ट्रीब्यूट टू ट्यूमरिजेनेसिस? पॉइंट ये है कि प्रोमोटर काम करते हैं अगर आपने ऑलरेडी इनिशिएटर दिया हुआ है. यानी अगर किसी बंदे को एक्सपोजर हुआ है इनिशिएटर से तो उसमें म्यूटेशन हो गई, अब ये म्यूटेशन इनहैंस हो जाएगी बाय द प्रोमोटर. ठीक है. ऑल्दो द इफेक्ट ऑफ द ट्यूमर प्रोमोटर्स आर प्लायोट्रोपिक, इंडक्शन ऑफ द सेल प्रोलिफरेशन इज, दिस इज नाउ ऑल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ. देन द DNA, now DNA repair mechanisms are there and they can somehow deal with the mutation, but if the exposure is continuous or the dose of the exposure is too much, that is beyond the capacity of repair mechanism, then the repair mechanism is just not enough and the damage will lead to mutation, which will lead to cancer formation. ठीक है. ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको देखें. So if there is a carcinogen, it can be a direct carcinogen, या metabolic activation के जरिए it can lead to production of a compound which is then acting as an indirect carcinogen. अब चाहे direct carcinogen हो या indirect carcinogen हो, they bind to the DNA forming the adducts and then there is a lesion in the DNA, and therefore if these lesions are in the primary and key genes such as P53, और अगर इसमें mutation हो जाती है, then there will be altered cellular proliferation and differentiation. Pre-neoplastic clones बनेंगे उस सेल के and ultimately they will be converted into a neoplasm. So chemicals lead to carcinogenesis by way of changes in the DNA sequences. Okay, so that's how the action of chemical carcinogens actually work. Right. Now the other cause of causing carcinogenesis is the radiation carcinogenesis. Radiation, whatever is the source, UV rays of sunlight, for example, radiographs, nuclear fission, radionucleotides, these are all potential sources of causing cancer and they are all established carcinogens.
unprotected minors of radioactive element have 10-fold increase incidence of lung cancer. So अगर हल्का फुल्का सा भी रेडिएशन एक्सपोजर है और वो कंटिन्यूस है और वो अनप्रोटेक्टेड है, सो आप देखें डिफरेंट कैंसर्स का, सच एज लंग कैंसर का जो रिस्क है वो 10-fold बढ़ गया. A follow-up study of survivors of the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki disclosed a markedly increased incidence of leukemia. जो बच गए उनमें cancers हो गए because उनमें mutations हो गई. The nuclear power accident, very famous one at the Chernobyl in former Soviet Union, continues to exact its toll in the form of high cancer incidence in the surrounding areas. जिसका simple मतलब ये है कि जो radiations release हुई हैं, they are causing cancers in the surrounding areas. Mutations हुई लोगों में, and if these are germline mutations, they are also transferred to the next generation. Now, more recently, it is feared that radiation release from a nuclear power plant in Japan damaged by a massive earthquake and tsunami will result in significantly increased cancer incidence as well. So different sort of radiations causing cancers. Therapeutic irradiation of head and neck can give rise to papillary thyroid cancers. Now, जिस तरह मैंने एक एग्जांपल यहाँ डिस्कस की थी कि some of the drugs are actually anti-cancer drugs, ये कैंसर के इलाज में यूज होती हैं और यही कैंसर कर भी सकती हैं. एक कैंसर के इलाज में यूज हो रही हैं, दूसरा कैंसर कर रही हैं. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी मामला है कि रेडिएशन यूज भी होती हैं टू ट्रीट सम कैंसर्स सच एज हेड एंड नेक कैंसर, लेकिन उन्हीं रेडिएशन की वजह से फिर थायराइड कैंसर भी हो सकता है, पैपिलरी थायराइड कैंसर. द ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनाइजिंग radiation are related to its mutagenic effects. Again, radiation भी ultimately क्या कर रहा है? Mutagenesis. It is also causing mutation. It causes chromosomal breakages, chromosomal rearrangement such as translocation, inversions as well as point mutation. तो हर तरह की mutation हो रही है by radiation. Biologically, double-stranded DNA breaks seem to be the most important form of DNA damage caused by the radiation. So radiation का जो mechanism है, that is the double stranded DNA damage. Okay, DNA strand जो है it seems to be broken और फिर वो repair mechanism so obviously repair नहीं होता. The oncogenic effect of ultraviolet rays merits special mention. It highlights the importance of DNA repair in carcinogenesis. Natural UV radiation derived from the sun can cause skin cancers such as melanomas, squamous cell carcinoma, basal cell carcinomas. At greatest risk are fair-skinned people who live in the locales such as Australia, New Zealand, that receive great deal of sunlight and they are, light-toned, light-colored because they have less melatonin. Non-melanoma skin cancers are associated with total cumulative exposure to UV radiation as well. So you see, UV radiation is actually concerned with a lot of cancers in the skin. UV light has several biological effects on the cells. Of particular relevance to the carcinogenesis is the ability to damage DNA by forming pyrimidine dimers. That's an important point. आपको ना ये मैकेनिज्म पता होने चाहिए कि कौन सा कार्सिनोजन एक्चुअली क्या रूट ले रहा है कैंसर कॉज करने का. ठीक है, दिस टाइप ऑफ डीएनए डैमेज इज रिपेयर्ड बाय द न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर पाथवे. अगर पायरिमिडीन डायमर्स बनते हैं विद एक्सटेंसिव एक्सपोजर टू यूवी लाइट, द रिपेयर सिस्टम में बी ओवरवेल्म्ड. यानी पायरिमिडीन डायमर बनना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. पायरिमिडीन रिपेयर सिस्टम से ये टेक केयर हो जाता है, रिपेयर सिस्टम से ये डायमर्स ट्रीट हो जाते हैं. लेकिन अब अगर यूवी एक्सपोजर कंटिन्यूअस है और बार बार डायमर बन रहे हैं तो ये रिपेयर सिस्टम एक वक्त पे एग्जॉस्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. नाउ एंड अल्टीमेटली देयर विल बी कैंसर्स. एज मेंशन्ड अर्लियर, पेशेंट्स विद इनहेरिटेड डिजीज कॉल्ड ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम हैव अ डिफेक्ट इन द न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर पाथवे. तो उनमें ये रिपेयर पाथवे पूरा डिस्टर्ब होता है. एज एक्सपेक्टेड, देयर इज अ ग्रेटली इंक्रीज प्रीडिस्पोजिशन टू स्किन कैंसर्स इन दिस डिसऑर्डर. राइट, सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जिक्र हमने किया. We talked about chemicals. Now I have to talk about some viruses which are also important in causing cancers. Not only viruses but a bacteria also. Now many DNA and RNA viruses have proved to be oncogenic in animals as disparate as frogs and primates may be ये reported है, but we are concerned with humans since we are studying human medicine. Despite intense scrutiny, however, only a few viruses have been linked strongly with human cancers, and there is only one bacteria to date which is linked with cancer, and that is Helicobacter pylori, which is associated with gastric cancer. अब कुछ आरएनए वायरसेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं. फिर कुछ डीएनए वायरसेस हैं. Although the study of animal retroviruses has provided spectacular insights into the molecular basis of cancers, only
human retrovirus, which is called human T-cell leukemia virus, HTLV1, is firmly implicated in the pathogenesis for human cancers. और HTLV1 कौन-कौन से कैंसर करता है? Adult T-cell leukemia या lymphoma, a tumor that is endemic in certain parts of Japan, जहाँ ये वायरस काफी कॉमन है. Worldwide, it is estimated that 15 to 20 million people are infected with HTLV1, similar to human immunodeficiency virus, which causes AIDS. HTLV1 has tropism for CD4 T cells. आपको ये बात मालूम है कि जो HIV वायरस है वो भी CD4 positive T cells को इन्फेक्ट करता है. Similarly, HTLV1 also infects CD4 positive cells. ठीक है. Leukemia develops in only 3 to 5% of the infected individuals, typically after long latent period of 40 to 60 years. So ऐसा नहीं है कि हर वो बंदा जिसको HTLV infection होगा उसमें leukemia हो जाएगा. In certain people, and that also after a long latent infection. ठीक है. There is little doubt that HTLV1 infection of T lymphocytes is necessary for leukemogenesis, but the molecular mechanism of transformation are not exactly clear. In contrast to several murine retroviruses, HTLV1 does not contain an oncogene. Listen to this. HTLV1 के पास खुद कोई oncogene नहीं है. So this is unlike human papilloma virus, for example. Human papilloma virus के पास it contains इट्स ऑन्कोजीन्स, इसके पास ऑन्कोजीन्स हैं. इसी तरह एप्स्टीन बार वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस के पास ऑन्कोजीन्स हैं, लेकिन HTLV1 के पास खुद कोई ऑन्कोजीन नहीं है. एंड नो कंसिस्टेंट पैटर्न और प्रोवायरल इंटीग्रेशन नेक्स्ट टू द प्रोटो ऑन्कोजीन हैज बीन डिस्कवर्ड. इन ल्यूकेमिक सेल्स वायरल इंटीग्रेशन शोज अ क्लोनल पैटर्न. इन अदर वर्ड्स, ऑल्दो द साइट ऑफ वायरल इंटीग्रेशन इन होस्ट क्रोमोसोम इज रैंडम, यानी कहीं भी होस्ट क्रोमोसोम में आके अटैच हो जाएगा, द साइट ऑफ इंटीग्रेशन इज आइडेंटिकल विद इन ऑल द सेल्स ऑफ अ गिवन कैंसर. This would not occur if HTLV1 were merely a passenger that infects the cell in the transport. सारी story ये है कि HTLV1 is binding to the host genome in a very articulated manner. Exact इसका mechanism clear नहीं है, but we know that it does it in a very designed fashion. The HTLV1 genome contains GAC, Pol and envelope genes and long terminal repeat regions. It's not important for you to remember all these regions. Increase, well, again, this is not something that I would spend time on. The precise step that lead to development of the adult T-cell leukemia is still unknown. So basically, mechanism पता नहीं है, but people are thinking different pathways are involved, such as nuclear factor kappa B, but that's a big question mark. The whole story that you have to know about the HTLV1 is that it causes leukemia lymphoma. Mechanism is unknown. It infects CD4 positive T cells, and it causes only 3 to 5% of the infected people develop cancers. Okay, and it's an RNA virus. Right, now what next we have to talk about is some of the DNA viruses जो cancers करते हैं. As with RNA viruses, several oncogenic DNA viruses are very well established for their association with cancer, such as human papilloma virus, Epstein Barr virus (EBV), Kaposi sarcoma virus, Kaposi sarcoma herpes virus, also known as the human herpes virus 8. So these are the same thing, KSHV and HHV8. A polyoma virus called the Merkel cell virus and hepatitis B virus. They're all DNA viruses which are well known associated with different cancers. ठीक है? तो one by one इन viruses के बारे में कुछ important बातें करते हैं. So first of all, human papilloma virus. Human papilloma virus जो है ये different genotypes में मिलता है हमें, और some are simply benign and they cause only benign papillomas such as genotype 1, 2, 4 and 7. ये different जो human papilloma viruses हैं, they are purely benign because they cause only warts, which are benign diseases. Okay, some of them are however low risk, which can lead to cancer, but low risk. These are human papilloma virus 6 and 11, and some of them are high risk, जिसमें कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और high risk viruses जो जीनोटाइप्स हैं वो जीनोटाइप 16 और 18 है. So that's an important paragraph for you कि कौन कौन से human papilloma virus की जो सब टाइप्स हैं वो benign हैं, कौन सी low risk malignant हैं, कौन सी high risk malignant हैं, और ये एग्जाम का बड़ा favorite question है. Okay, so high risk are 16 and 18. In addition, at least 20% of the oropharyngeal cancers
particularly those arising in the tonsils, are also associated with high risk human papilloma virus. Okay, the oncogenic potential is usually because of some early proto-oncogenes which behave like oncogenes later on, E6 and E7. जो E6 है, it binds to mediate the degradation of P53. So basically it is kind of damaging P53, और आपको पता है कि अगर P53 डैमेज हो तो सेल का जो गार्जन है वही डैमेज हो जाए, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वही डैमेज हो जाए, तो ट्यूमर सप्रेस तो नहीं होगा, ट्यूमर होगा. So one of the effect of E6 is damaging P53 and it also stimulates the expression of TERT, ताकि जो टीलोमर्स हैं वो रिड्यूस ना हो और वो इमोर्टलाइजेशन की तरफ मामला चला जाए. So if E6 is infecting any cell, these are the two events that happen: destruction of P53 and activation of TERT. ठीक है. So E6 from high risk human papilloma virus type has a higher affinity for P53 than E6 from a lower, and this is why they are called high risk viruses, because they bind more with the P53, they destroy more of the P53, and therefore they have more chances to cause cancers. ठीक है. और E7 की अगर बात करें, so E7 protein has effects that complement those of E6, all of which are centered on speeding the cells through the cell cycle, ताकि नए से नए cells बने. Retinoblastoma, which is another tumor suppressor gene, is also destroyed and mutated. So overall effect ये है कि जो tumor suppressor genes हैं, they are destroyed and telomere activity is increased. So that is the overall summary. रिजल्ट क्या होगा इस सब का? इस सब का रिजल्ट ये होगा कि इनएक्टिवेशन होगी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की, एक्टिवेशन होगी CD के कॉम्प्लेक्सेस की, ताकि सेल साइकिल तेजी से चले और सेनेसेंस ना हो सेल्स की, बल्कि सेल ग्रोथ हो. सो दैट्स द समरी हाउ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेज कैंसर. Okay, then another virus is the Epstein-Barr virus, also known as EBV. EBV के पास भी काफ़ी अपनी ऑन्कोजीन्स होती हैं और इसका जो इम्पॉर्टेंट कैंसर्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड, एक तो है नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा और दूसरा है बर्किट लिम्फोमा. बर्किट लिम्फोमा इज अ वेरी एग्रेसिव ट्यूमर दैट इज एंडेमिक इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड इट इज एसोसिएटेड विद Epstein-Barr virus. और Epstein-Barr virus मैंने आपको बताया इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, मोर common in the Chinese belt. The manner in which EBV causes B cell tumor, such as the not Hodgkin, balki Burkitt lymphoma, is complex and incompletely understood, but best appreciated by considering its effects on normal B cell. EBV causes complement receptor CD21 to attach and infect the B cells. In vitro, such infection leads to polyclonal B cell proliferation and generation of immortal B lymphoblastoid line. So hopefully humans में भी ऐसे ही होता है कि it binds to the B cells and make them clonally grow. अब ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है LMP1, latent membrane protein 1. It remarkably promotes B cell proliferation, mimicking the effects of key surface receptor CD40. जिसका मतलब ये हुआ कि ये LMP1 ये वायरस की जीन है. सो ये हमारा नॉर्मल बी सेल है बॉडी का, ये LMP1 है. अगर ये आकर के इस बी सेल पे अटैच हो गई तो ये बी सेल ग्रो करेगा, नंबर में मल्टीप्लाई होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट कैन लीड टू कैंसर फॉर्मेशन. There is another oncogene called ABNA2. There is ABNA1 as well. These are also associated with causation of cancers by Epstein-Barr virus. Okay, all these details are not super important for you, but you should have an idea कि what we are talking about. We are talking about different agents which can cause cancer. ठीक है. The oncogenic role played by EBV is more direct in EBV positive. Well, again, not of high value, so I will simply skip this. Okay, the next important discussion is hepatitis B virus. Hepatitis B virus, the epidemiological evidence linking chronic hepatitis B virus as well as hepatitis C virus infection with hepatocellular carcinoma HCC is well established. It is estimated that 70% of, or even more, 70 to 85% of hepatocellular carcinoma are caused by either HBV or HCV. So these viruses are very, very strongly related. ठीक है. The HBV and HCV genome do not encode any viral. इनके पास कोई वायरल नहीं है प्रोटीन. देखो HPV के पास अपनी वायरल प्रोटीन्स हैं, वायरल ऑन्कोजिन है. इसी तरह EBV के पास अपनी वायरल ऑन्कोजिन है. HPV की वायरल ऑन्कोजिन कौन सी है? E6, E7. EBV की कौन सी है? LMP1. ABNA
1 and 2. So these are the oncoprotein. लेकिन human T cell leukemia virus की तरह Hep B और Hep C virus के पास there are no viral oncoproteins, and although the HBV DNA is integrated within the human genome, there is no consistent pattern of integration in the liver cell. Indeed, the oncogenic effect of HBV and HCV are multifactorial, but the dominant effect seems to be immunologically mediated. Basically HBV और HCV से जो chronic inflammation होती है, उस chronic inflammation की वजह से fibrosis होती है, and these are actually the primary initiator for the tumor formation in liver. So HBV और HCV खुद infect करके इनके पास कोई ऑन्कोजिन नहीं है, तो ये खुद कोई कैंसर नहीं कर रहा है, बट ये environment और niche ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें कैंसर हो सकता है. एज यहाँ एच पाइलोरी का जिक्र चल रहा है, ये भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, सो आई विल जस्ट स्टॉप इट कि यहाँ पे मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा. एज विद एनी कॉजेज ऑफ हेपेटोसेलुलर इंजरी, क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन लीड टू कंपनसेटरी प्रोलिफरेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स. अब होता यह है कि जब HBV या HBV इन्फेक्शन है तो मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग. देयर इज परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, कुछ इन्फ्लेमेटरी पाथवे एक्टिवेट हो जाते हैं सच एज न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी, और ओवरऑल इफेक्ट इस पूरे इन्फ्लेमेटरी इन्वायरमेंट का ये होता है कि there is cancer formation and some mutations such as mutation in P53. HCV is an RNA virus, also is strongly linked to pathogenesis of liver cancer. The molecular mechanisms used by HCV are even less well defined than those for the HBV. In addition to chronic liver injury and compensatory regeneration, components of HCV genome such as the HCV core protein may have a direct effect on tumorigenesis, but this is a question mark. People are investigating how actually hepatitis C virus causes cancer, but the point is both HBV as well as HCV are associated with chronic inflammation, chronic hepatitis, even fibrosis, and these are the factors which leads to cancer formation. Okay, Helicobacter pylori, this is the only bacteria known to be associated with any cancer, and it is known to be associated with gastric cancer as well as lymphomas. Okay, first incriminated as a cause of peptic ulcer, H. pylori सबको पता है कि peptic ulcer कराता है. It now has also been linked with cancers, gastric cancer. The scenario for the development of gastric adenocarcinoma is similar to that of Hep B virus and Hep C virus, in which there is inflammation. As viral hepatitis, the inflammatory milieu contains numerous genotoxic agent. बिल्कुल ऐसे ही ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, इससे जो पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस होता है वो एक इन्फ्लेमेटरी नीश क्रिएट करता है, और जो इन्फ्लेमेटरी नीश है इट इज एक्चुअली प्रोकार्सिनोजेनिक. प्रोकार्सिनोजेनिक मतलब इस इन्फ्लेमेटरी नीश में कैंसर हो सकता है. Okay, as mentioned earlier, H. pylori is associated with an increased risk of development of gastric lymphomas as well as gastric adenocarcinomas. The gastric lymphomas are of B cell origin because it's a lymphoma, and because the transformed B cell grow in a pattern resembling normal mucosa associated lymphoid tissue, this is also known as, such lymphoma is also known as malt lymphoma या maltoma also sometimes. Okay, interleukin 1 tumor necrosis factor, this is too much detail, they don't ask you in exam about this. Anyways, that's basically all. That's all about it. H. pylori. So what we have talked about is there are different chemicals which causes cancer. There are different radiations which can cause cancer. There are different microorganisms such as viruses and bacteria which can cause cancer. So these are the etiology of cancers. ठीक है? अब सबके एंड पर चाहे वो chemicals हो, चाहे वो radiation हो, चाहे वो viruses हो, at the bottom line of the pipeline is mutation. डीएनए में म्यूटेशन होगी, और अगर वो म्यूटेशन फॉर एग्जांपल ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में है तो हो गया काम खराब. म्यूटेशन जरूरी है, म्यूटेशन इन चीजों से हो सकती है. अब बात करते हैं कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की. देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टर्म्स एंड क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर के एंड में आपको बताना जरूरी है, क्योंकि अब आपको पता है कि बिनाइन ट्यूमर्स क्या हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या हैं, कैंसर की कॉजेज क्या हैं, कैंसर के हॉलमार्क्स क्या हैं, यू नो ऑल दीज थिंग्स. तो अब कुछ क्लिनिकल बात करते हैं कि क्लिनिकली व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टफ. The importance of neoplasms ultimately lie in their effects on the patient. So ये जितना भी हम कैंसर का जिक्र कर रहे हैं, actually why we are discussing all that is because of its clinical value, effects on the patient. ठीक है? अब although malignant tumors are of course more threatening than the benign tumors, morbidity and mortality may be associated with any tumor. यानी ऐसा नहीं है कि जो benign tumor हैं ये कभी भी dangerous नहीं होंगे. They can also be equally dangerous. मैं आपको कुछ examples share करूंगा अभी. So for example,
लोकेशन ऑफ द ट्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर छोटा सा बिनाइन ट्यूमर है लेकिन वो ब्रेन में है, सो उसके पास एक्सपैंड होने के लिए फर्दर जगह नहीं है, सो इतने छोटे से ट्यूमर का मास इफेक्ट होगा एंड इट कैन एक्चुअली कॉज हर्निएशन ऑफ द ब्रेन स्टेम, सो इट कैन कॉज डेथ। सो अ वेरी स्मॉल ट्यूमर इन द ब्रेन पैरेन्काइमा कैन एक्चुअली कॉज डेथ। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर कि ट्यूमर की लोकेशन क्या है और उसकी विसिनिटी टू द ब्लड वेसल क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो सिंपल ये कि अगर कोई बिनाइन है तो आप समझेंगे कभी भी कोई नुकसान नहीं देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडीड बोथ मैलिग्नेंट एंड benign tumors may cause problems because of location of the tumor, functional activity of the tumor, and bleeding and infections when the tumor ulcerates through adjacent surfaces, symptoms that result from rupture or infarction, and cachexia. So ये range of clinical issues है जो कि कोई भी कैंसर का पेशेंट is going through this, यानी depending upon कि where is the location of the tumor, इफेक्ट ऑफ द ट्यूमर विल देन बी डेसिफर्ड अकॉर्डिंगली। यानी अगर कोई ऐसी जगह पर, जैसे मैंने भी यहाँ आपको ब्रेन की एग्जांपल दी, अगर कोई छोटा सा ब्रेन ट्यूमर भी होगा तो दैट में बी डेंजरस। फिर ये है कि बहुत सारे ट्यूमर्स मुख्तलिफ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। उसे हम फिर ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर पैराथायरॉइड रिलेटेड हार्मोन रिलीज हो रहा है तो ट्यूमर्स कैन कॉज हाइपरकैल्सीमिया, इंक्रीज इन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। सम ऑफ द ट्यूमर्स कैन रिलीज ACTH, सो दे विल लीड टू कुशिंग डिसऑर्डर। So tumors जो हैं they produce a lot of different hormones which can react accordingly। फिर बाजों का ये होता है कि एक ब्लड वेसल होती है, उसके बिल्कुल करीब से ट्यूमर गुजर रहा होता है, तो जब ट्यूमर ग्रो करता है तो वो ब्लड वेसल को इरोड करता है, ब्लीडिंग होती है। सो दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन के ट्यूमर ब्लड वेसल के कितना नजदीक है। इन्फेक्शन हो सकता है, रप्चर हो सकता है किसी स्ट्रक्चर का, एंड कैचेक्सिया इज द वेट लॉस ड्यूरिंग कार्सिनोजेनेसिस। तो ये सारे स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं जो कैंसर पेशेंट्स में होते हैं। इफेक्ट ऑफ ट्यूमर ऑन होस्ट, लोकेशन इज क्रूशियल इन बोथ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ब्रेन की एग्जांपल मैंने भी आपसे शेयर की थी, एक और एग्जांपल सुनिए। A 1 centimeter, so that's a very small pituitary adenoma, can compress and destroy the surrounding normal gland, giving rise to hypopituitarism. So छोटा सा ट्यूमर भी functional impairment कर सकता है। और a 0.5 centimeter leiomyoma in the wall of the renal artery may encroach the blood supply, क्योंकि ये renal vessel है, इस renal vessel में tunica media होगा, tunica adventitia और tunica intima। so जो media है उसमें smooth muscle है और इस smooth muscle में छोटा सा ट्यूमर लेकिन ये blood vessel में इरोड कर सकता है। So depending upon where the tumor is, it can actually present very very badly. Comparably small carcinoma within the common bile duct may induce fatal biliary tract obstruction, because bile duct एक छोटी सी ट्यूब है, इसमें अगर कोई ट्यूमर होता है so it will lead to obstruction of the biliary tree. So प्लीज डू नॉट मेक दिस अ जनरलाइजेशन कि अगर ट्यूमर छोटा होगा, बिनाइन होगा तो उससे कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है। छोटा ट्यूमर भी बड़ा डेंजरस हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू द हार्मोन प्रोडक्शन आर ऑफन सीन इन द पेशेंट विद बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, और वो जो चीजें प्रोड्यूस होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओवरऑल उसे हम नाम देते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का मतलब यह है कि कैंसर की वजह से जो प्रॉब्लम है सो है, उससे जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनसे भी डिजीजेस हो रही हैं। सो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन्स फ्रॉम द ट्यूमर सेल्स, ठीक है। कैंसर कैचेक्सिया क्या चीज है? इट इज बेसिकली लॉस ऑफ बॉडी फैट एंड एज अ रिजल्ट देयर इज लीन बॉडी मास अकम्पनीड बाय प्रोफाउंड वीकनेस, एनोरेक्सिया एंड एनीमिया। सो बंदा बिल्कुल सूख जाता है, कमजोर हो जाता है, दिखने में एनीमिक लग रहा होता है, कमजोर लग रहा होता है, एक्सेसिव वेट लॉस। दैट्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैंसर, जिसे हम कहते हैं कैंसर कैचेक्सिया। अक्सर पेशेंट्स को देख के ही पता लग जाता है कि इसकी बॉडी में अंडरलाइन कोई मसला चल रहा है। देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कैंसर एंड सिवियरिटी ऑफ द कैचेक्सिया, यानी जितना सीवियर कैंसर होगा उतना कैचेक्सिक सिम्टम्स ज्यादा होंगे। हाउएवर कैचेक्सिया इज नॉट कॉज्ड बाय न्यूट्रिशनल डिमांड्स ऑफ द ट्यूमर, ऑल्दो पेशेंट्स विद कैंसर ऑफन आर एनोरेक्सिक, खाते नहीं है। करंट एविडेंस इंडिकेट्स दैट कैचेक्सिया रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ सॉल्युबल फैक्टर्स सच एज डिफरेंट साइटोकाइंस सच एज TNF। सो मुख्तलिफ केमिकल्स जो ट्यूमर्स में से निकल रहे हैं, दे आर एक्चुअली डिसरप्टिंग द बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। इन पेशेंट्स विद कैंसर, कैलोरी
calorie expenditure remains very high and basal metabolic rate is high as well despite reduced food intake. खाना खा नहीं रहे लेकिन basal metabolic rate बहुत fast है, तो obviously जो body की fats हैं वो burn होंगी और as a result the patient will be very lean. Okay, so cancer cachexia important characteristic feature. Paraneoplastic syndrome जो मैं अभी आपको बता रहा था कि many of the tumors secrete some sort of hormones such as they may produce ACTH and it can lead to Cushing syndrome. They may produce parathyroid related protein and this may cause hypercalcemia. So if there is a patient with cancer and they talk about hypercalcemia or they talk about Cushing syndrome, then you have to think they are talking about hormonal production by cancer cells. ठीक है? Right. Okay. What else? Also implicated are other tumor derived factors such as TGF alpha and the active forms of vitamin D. So they are producing and they can also lead to hypercalcemia and osteolytic metastatic lesions in the bone. ACTH रिलीज होगा तो कुशिंग डिजीज पर्टिकुलरली इस स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से ये रिलीज होता है. सो आपको एग्जाम में सिनेरियो दिया जा सकता है जहां लंग कैंसर की पिक्चर होगी साथ में अचानक कुशिंग सिंड्रोम चिप इन हो जाएगा, तो यू हैव टू थिंक अबाउट पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम. ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, एंड दे एक्चुअली टॉक अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज. अब इन दोनों टर्म्स में आपको डिफरेंस बड़े अच्छे से पता होना चाहिए. ग्रेड का मतलब ये होता है इट्स अ पैथोलॉजिक टर्मिनोलॉजी. सो जब आप कैंसर सैंपल को स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ना. आइदर इट कैन बी वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर, यानी ये अभी इतना बिगड़ा नहीं है और अपने ओरिजिनल टिश्यू जैसा है. ये मैंने इस पर अलग वीडियो बनाई हुई है कि व्हाट इज अ वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर. इट कैन बी अ मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर एंड इट कैन बी अ पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर. यानी पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर का जब आप देखेंगे तो सारे ट्यूमर सेल्स बड़े बिगड़े हुए होंगे और उनमें ओरिजिनल सेल जैसी कोई चीज बची ही नहीं होगी. यानी दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स में सारे के सारे सेल्स अब बिगड़ चुके हैं, कैंसर सेल्स बन चुके हैं, जबकि वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर में अभी ओरिजिनल नॉर्मल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी हैं. सो वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर हल्की सिवियरिटी का कैंसर है, पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर हैवी सिवियरिटी का कैंसर है. तो ये टर्मिनोलॉजीज तो आपको पता है, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एंड पुअरली डिफरेंशिएटेड. सो जो वेल डिफरेंशिएटेड है इसको यूजुअली कहते हैं ग्रेड 1 ट्यूमर, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड को कहते हैं ग्रेड 2 ट्यूमर एंड पुअरली डिफरेंशिएटेड को कहते हैं ग्रेड 3 ट्यूमर. सो पैथोलॉजिकली दिस इज हाउ द ग्रेडिंग इज डन. अच्छा, ग्रेडिंग से भी एक ज्यादा अच्छा मेजर ऑफ सिवियरिटी है, वो है स्टेजिंग. स्टेजिंग में ये देखा जाता है कि मल्टीपल पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल ट्यूमर का साइज क्या है उसको कहते हैं टी. अगर टी 0 है तो उसका एक स्पेसिफिक साइज है, T1 होगा तो साइज उससे ज्यादा बड़ा है, T2 होगा तो साइज उससे ज्यादा बड़ा है, T4 ट्यूमर साइज बहुत बड़ा है. और यह हर ट्यूमर के लिए फिर अलग अलग मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स की गाइडलाइन है कि T4 पर कितना सेंटीमीटर. अब तो ट्यूमर का साइज देखते हैं, एक चीज. दूसरा ये देखते हैं कि नोडल इन्वॉल्वमेंट क्या है, लिम्फ नोड कौन से इन्वॉल्व है. सो अगर ये एक ट्यूमर है और साथ में एक लिम्फ नोड, दूसरा लिम्फ नोड, तीसरा लिम्फ नोड, सो अगर कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसे लिखते हैं N0, और अगर नेक्स्ट लिम्फ नोड कोई एक इन्वॉल्व है तो N1, N2, N3, इस तरह से ये मामला चलता रहता है. और तीसरी चीज देखी जाती है मेटास्टेसिस, यानी अगर CT स्कैन करवाया और ब्रेस्ट ट्यूमर है लेकिन बोन्स में भी मेटास्टेटिक सेल्स नजर आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि जनाब ये तो TNM is the word used for staging, tumor, node and metastasis, and this is recommended and proposed by the American Joint Committee on Cancer, AJCC से कहते हैं, AJCC guidelines, और ये AJCC nomenclature है. तो this is used for clinical relevance of the tumor severity, TNM system. So N0 मतलब कोई नोड इन्वॉल्व नहीं है, M0 मतलब कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है, M1 का मतलब ये कि मेटास्टेसिस है, M2 का मतलब ये है कि काफी ज्यादा मेटास्टेसिस है. सो TNM स्टेज. सो अगर कोई ट्यूमर ऐसे है जिसकी क्लिनिकल स्टेजिंग है T0, N0 और M0, और इसके कंपैरिजन में एक ट्यूमर है जिसकी स्टेजिंग है T4, N2 and M2. Now that's a severe tumor and that's a less severe tumor. आप समझ रहे हैं बात? So this is clinical staging. जबकि grading हम देखते हैं पैथोलॉजी और इस स्लाइड के अंदर देख के कि वो well differentiated है, moderately या poor, and then you grade them accordingly 1, 2 and 3. So grading और staging का concept बिल्कुल clear होना चाहिए because that's a difficult concept to grab. अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते, but I tried to make it simple for you. Now the last bit, some
थिंग अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। देखें, कैंसर का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना डायग्नोसिस का आज भी, दैट इज स्टिल हिस्टोपैथोलॉजी। यानी जब तक आप स्लाइड में कैंसर को देख नहीं लेते, कैंसर को कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। सो मेनी डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल। हिस्टोपैथोलॉजी इज बाय फार द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट टेस्ट व्हिच कैन गिव यू अ हिंट अबाउट द कैंसर प्रेजेंस, राइट। सो अब वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, मुझे उनके नाम आपको बताने। एक तो मैंने आपको बताया कि हिस्टोपैथोलॉजी में हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेनिंग करते हैं जिसको सिंपल कहते हैं हेमेटोक्सिलिन एंड नियोसिन स्टेनिंग। इसमें आप ये दो स्टेन यूज करते हो और ब्लू और पिंक आपको सेल्स दिखते हैं और आप सेल की मॉर्फोलॉजी बता सकते हैं। देन वी यूज अ टेक्निक विच इज कॉल्ड इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज यूज करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेस्ट कैंसर सेल है और मुझे ये देखना है कि इस ब्रेस्ट कैंसर सेल पर एक पर्टिकुलर प्रोटीन जिसका नाम है HER2, ये HER2 एक्सप्रेस हो रही है या नहीं हो रही, तो मैं HER2 के अगेंस्ट एंटीबॉडी यूज करूंगा और अगर वो ब्राउन 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 स्टेन हो जाएगा तो आई विल से कि यस HER2 प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा HER2 पॉजिटिव है। ऐसी टेक्निक को हम नाम देते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो ये भी बहुत कॉमनली यूज की जाती है हिस्टोपैथोलॉजी में। फिर एक टेक्निक आजकल बहुत ज्यादा जगह बना रही है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में, वो है फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन का ऐसा है कि भाई सर्जन अपना काम कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर पेशेंट लेटा हुआ है, उसकी सर्जरी हो रही है, पेशेंट ने ब्रेस्ट को ओपन किया ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी करने के लिए और वो एक्चुअली ज़ाहिर उसको रिमूव करेगा ना कैंसर टिश्यू को, तो वो मार्जिन्स को और मुख्तलिफ कैंसर टिश्यू को निकालता है पेशेंट से। उसी वक्त उसका स्लाइड बनती है, उसी वक्त एक पैथोलॉजिस्ट मौजूद होता है जो उसको देख करके बताता है कि आपने ये जो पीस भेजा है उसमें कैंसर है या कैंसर नहीं है। अगर कैंसर है तो सर्जन और अगले एरिया पर जाता है, यानी सपोज ये सर्जरी हो रही है और सर्जन ने यहां से पीस निकाल के हिस्टोपैथोलॉजी करवाई है फ्रोजन सेक्शन की और इस एरिया में कैंसर है, तो सर्जन और थोड़ा आगे जाएगा, अब यहां से कट करेगा अनलेस देयर इज नो कैंसर। सो फ्रोजन सेक्शन इज मेकिंग इट्स प्लेस इन द क्लिनिक्स वेरी वेरी क्विकली, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन देयर इज अ टेक्निक विच इज कॉल्ड FNAC, ब्रेस्ट कैंसर में जैसे यूज करते हैं। सो देयर इज ब्रेस्ट टिश्यू एंड देयर इज द मास। व्हाट दे डू इज दे एक्चुअली इंसर्ट अ नीडल, टेक सम पंच आउट फ्रॉम द टिश्यू और इन सेल्स को एनालाइज किया जाता है। सो ये साइटोलॉजी करते हैं और इन सेल्स को एग्जामिन करते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी चेक की जाती है। सो दिस इज कॉल्ड फाइन नीडल एस्पिरेशन, क्योंकि आप एक नीडल डाल के एस्पिरेट कर रहे हैं कुछ सेल्स को। अच्छा, फिर एक साइटोलॉजी की एक और टेक्निक है जिसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड पेपिनेकोलाब स्मीयर और सिंपल टर्मिनोलॉजी में इसको हम कहते हैं पैप स्मीयर। सो पैप स्मीयर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर actually identify most of the time cervical cancer, ठीक है, but it has been, the smear has been also used to detect a lot of other malignancies such as bronchogenic carcinoma, bladder cancer, other things, but cervical cancer में ये famous है pap smear। सबको पता होता है कि pap smear cervical cancer में करते हैं, but actually ये smear formation है तो इसमें दूसरे ट्यूमर्स भी actually चेक किए जा सकते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, एक टेक्निक है जिसमें हम एंटीबॉडीज यूज करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्रोटीन टू चेक कि वो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही है या नहीं हो रही। फ्लोसाइटोमेट्री इज वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स जिसमें बेसिकली लेजर प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अगर एक सेल है और इस सेल पर एक पर्टिकुलर प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है, से फॉर एग्जांपल CG19 ये एक प्रोटीन है और मुझे चेक करना है कि ये एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं या तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करूं या इससे भी ज्यादा सेंसिटिव अब एक टेक्निक है फ्लोसाइटोमेट्री। इसमें ये होता है कि एक लेजर डिटेक्टर है और सेल्स यहां से इसके सामने से गुजरते हैं। जब सेल गुजरते हैं तो अगर ये एंटीबॉडी हम जो यूज करते हैं वो इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई है तो ये लेजर उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो वी कैन एक्चुअली वेरी एक्यूरेटली टेल कि कितने परसेंटेज ऑफ द सेल्स में ये पर्टिकुलर प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही है। इस टेक्निक को बोलते हैं फ्लोसाइटोमेट्री। वेरी कॉमनली यूज्ड इन ब्लड मैलिग्नेंसीज, हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज सच एज ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास। ट्यूमर मार्कर का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। वर्ड ट्यूमर मार्कर का मतलब यह है कि कोई ऐसा केमिकल जिससे किसी कैंसर का अंदाजा मिल सके, उसे कहते हैं ट्यूमर मार्कर। फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर किसी पेशेंट के ब्लड में, कोई पेशेंट आपके पास आता है एंड यू आर सस्पेक्टिंग प्रोस्टेट कैंसर और आप उसके ब्लड निकालते हैं और ब्लड में ऑर्डर करते हैं PSA लेवल्स, तो जब PSA लेवल्स ऑर्डर किए जाएंगे सो यू विल कम टू नो कि PSA लेवल अगर बहुत ज्यादा है तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर, और अगर PSA लेवल कम है या नॉर्मल है तो प्रोस्टेटिक कैंसर का चांस कम हो जाता है। सो PSA is a chemical which is an indicator for prostatic cancer, so this is known as a biomarker.
और बहुत सारे बायोमार्कर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मेन बायोमार्कर्स हैं। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, इट्स अ बायोमार्कर फॉर कोलोन कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, स्टमक एंड ब्रेस्ट कैंसर। अल्फा फीटोप्रोटीन AFP इज अ बायोमार्कर फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेराटोकार्सिनोमा, एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा। तो ये तीन तो आपको लाजमी याद होने चाहिए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन एंड देन अल्फा फीटोप्रोटीन। ये बायोमार्कर किस किस कैंसर में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन आपके लिए। नाउ अ वेरी न्यू एंड इमर्जिंग फील्ड इज द मोलेकुलर डायग्नोसिस। अब ये जो मोलेकुलर डायग्नोसिस है ये डिफरेंट रेंज की है। यू कैन परफॉर्म PCR फॉर एग्जांपल टू फाइंड आउट पॉइंट म्यूटेशंस। यू कैन ऑल्सो डू फ्लोरेसेंट इन साइटू हाइब्रिडाइजेशन विच इज कॉल्ड फिश टेक्निक। इसमें आप बड़े बड़े क्रोमोसोम के पीस में अगर कोई ब्रेकेज है या कोई ट्रांसलोकेशन है वो पता लगा सकते हैं। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिश टेक्निक सच एज BCR ABL translocation in the CML can be detected by FISH technique. Here there is another new technique coming up which is known as next generation sequencing. ये अब आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रहा है कि अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसका सैंपल निकालते हैं, उसमें से DNA निकाल लिया और इस DNA की कर दी सीक्वेंसिंग। तो जब आप सीक्वेंसिंग कर लेंगे तो आपको पता लग जाता है कि उसमें कौन सी म्यूटेशंस हैं और कौन सी म्यूटेशंस नहीं है। सो ये सारी कहलाती है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। और उन म्यूटेशंस का नेक्स्ट जनरेशन जब आप सीक्वेंसिंग करेंगे तो कुछ म्यूटेशंस ऐसी हैं जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई ड्रग अवेलेबल है, FDA अप्रूव्ड ड्रग मौजूद है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये पर्टिकुलर म्यूटेशन अवेलेबल है लंग कैंसर में तो एक पर्टिकुलर ड्रग काम करेगी इन पेशेंट्स में, दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी। इसे हम कहते हैं प्रिसीजन मेडिसिन। प्रिसीजन मेडिसिन का मतलब यह है कि पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन आप देंगे। यानी लंग कैंसर का आपके पास पेशेंट आया, उसके आपने लंग से ट्यूमर सेल्स निकाले, उसका DNA एक्सट्रैक्ट कर लिया। DNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब आपने इसकी सीक्वेंसिंग की तो आपको एक पर्टिकुलर म्यूटेशन मिल गई और उस म्यूटेशन के अगेंस्ट एक ड्रग मौजूद है, तो आप इस पेशेंट को ये ड्रग दे सकते हैं। लेकिन अगर वो म्यूटेशन नहीं है जिसके लिए कोई ड्रग मौजूद है तो वो ड्रग इस पेशेंट पे काम ही नहीं करेगी, बिकॉज दैट ड्रग इज स्पेसिफिक फॉर अ म्यूटेशन। यानी एक पर्टिकुलर ड्रग सिर्फ उस वक्त काम करेगी जब एक पर्टिकुलर म्यूटेशन होगी। दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, और ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब आप नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कर सकेंगे। Okay, so this is an important point. Therapeutic decision making by molecular diagnosis. Also, you can detect predisposition to hereditary cancer. अगर किसी फैमिली में फॉर एग्जांपल आप BRCA1 म्यूटेशन आइडेंटिफाई करते हैं, so you can inform the sisters and then the upcoming daughters and their generation कि they should also be getting tested for BRCA1 mutation because these females are prone to develop breast cancer. ये एक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमल रेजिडुअल डिजीज। इसका मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल यू हैव अ पेशेंट विद एनी कैंसर सच एज ब्रेस्ट कैंसर, आपने इसमें सर्जरी भी कर ली, आपने इसमें कीमो रेडियो सब कुछ कर लिया जो कर सकते थे, जो कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी इसमें कुछ ना कुछ ट्यूमर सेल्स बच गए। तो सारे ट्रीटमेंट के बाद जो ट्यूमर सेल बच जाते हैं उसको नाम देते हैं मिनिमल रेजिडुअल डिजीज, MRD। ये मिनिमल रेजिडुअल डिजीज पिक की जा सकती है, यानी अगर इस पेशेंट का ब्लड ले लें और उस ब्लड में फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करें या उसमें PCR करें, इस तरह के कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर लेवल के, तो पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी में ट्यूमर सेल्स बचे हैं या नहीं बचे। अगर ट्रीटमेंट बिल्कुल ही सक्सेसफुल है 100%, तो ये टेस्ट नेगेटिव आएंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में 100% सक्सेस होती नहीं है। आप सर्जरी करेंगे तब भी सारे सेल रिमूव कर दें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कैंसर सेल्स फिर भी थोड़े बहुत पीछे रह जाते हैं और वो फिर इन टेस्ट में पता चलता है कि उनका नंबर कम है, ज्यादा है, वक्त के साथ बढ़ रहा है। सो फॉर एग्जांपल मैं सर्जरी के फौरन बाद आफ्टर 1 डे इसका ब्लड लेता हूं पेशेंट का और ये टेस्ट करता हूं, तो मुझे बहुत ही लो लेवल ऑफ ट्यूमर सेल्स मिलते हैं। अब मैं 1 महीने के बाद दोबारा इस पेशेंट का ब्लड लेता हूं और अब ये जो लो नंबर था नाउ इट इज बिकमिंग हाई नंबर। सो अगर ये नंबर हाई होता जा रहा है, सो व्हाट आई विल से कि ओहो, जो पीछे मिनिमल रेजिडुअल डिजीज बच गई थी अब वो बढ़ रही है, ट्यूमर सेल्स बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है मुझे कीमोथेरेपी का डोज बढ़ाना पड़े। सो ये मॉलिक्यूलर जो टेस्टिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर द कैंसर। ठीक हो गया? ये टर्म ये दिस इज द फ्यूचर, मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग ऑफ ट्यूमर। अब तक मैंने आपसे कहा कि हिस्टोपैथोलॉजी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स, लेकिन वक्त के साथ साथ व्हाट पीपल आर डूइंग
कि चूंकि NGS एक टेक्निक अवेलेबल है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, PCR अवेलेबल है, सो बहुत से लोग डिफरेंट कैंसर्स को डिफरेंट मॉलिक्यूलर मार्कर्स के साथ क्लासिफाई कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन या मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग ऑफ ट्यूमर्स. ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का मैंने आपसे जिक्र किया. ऑल दिस इज रिटन, जो मैंने अभी आपको बात बताई है, एंड दिस इज एक्चुअली द फ्यूचर. हो सकता है आप अपने क्लिनिकल कैरियर में इस वक्त आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या इवन मैं कहता हूं फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू सी रैपिड एडवांसेस इन कैंसर डायग्नोसिस एंड थेरेपी. बिकॉज ये जो टेक्निक इवॉल्व हुई है ना, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, इसमें आप कैंसर सेल में से DNA निकाल के उसका पूरा सीक्वेंस पता कर लेते हैं. फिर ड्रग्स अवेलेबल हैं, कौन सी उस पर काम करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं. सो यू विल सी रैपिड चेंजेस इन योर मेडिकल कैरियर. तो ये कहता है जनाब, गेट रेडी फॉर दोज advancements to be seen. So that's all about the chapter of neoplasia. I hope you like the series. काफी सारी वीडियोस बनाई हैं क्योंकि काफी लंबा चौड़ा किस्म का चैप्टर था. But here the chapter finishes. अब स्टार्ट करेंगे कोई नया चैप्टर पैथोलॉजी का. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.